आज हम कर रहे हैं लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो पाठ है वो यशपाल जी का लिखा हुआ है और ये पाठ लेखक ने बनावटी जीवन यापन करने वाले सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है इस पाठ में। और ये वर्ग वास्तविकता को भुलाकर केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखता है, स्वयं को सामान्य जनजीवन से दूर रखता है और खुद को विशिष्ट मानता है। इस प्रकार के लोग आज भी हमारे समाज में देखे जा सकते हैं कि जिस तरह से हैं। तो इसमें बेटा जो पाठ में हम पढ़ेंगे कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रहे थे। तो यहाँ पर लेखक जो है ट्रेन की बात कर रहा है। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि वो ज़्यादा दूर लेखक ने नहीं जाना था और वो ये चाहता था कि एकांत में कोई कहानी लिखे, इसलिए लेखक ने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान लग के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मीन्स बिना जन के। लेखक को लगा कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा क्या था, खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से प्लाथी मार बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे से में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखना है बेटा कि उनको ये लग रहा था कि नवाब साहब को कि वो अकेले हैं, लेकिन जैसे ही लेखक वहाँ पहुँच गए तो उनको ये लगा कि अब क्या है, दखल अंदाजी हो जाएगी। सोचा हो सकता है यह कभी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक ने सोचा खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु से अभिप्राय क्या है कि खीरा मामूली बात है, हर कोई खा सकता है, और वो नवाब साहब थे। तो लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि शायद नवाब साहब खीरे जैसी वस्तु को खाना चाहते थे, लेकिन अब क्या है, उन्हें शर्म आ रही थी। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेखक के से मिलने का कोई उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। कि लेखक ने क्या किया, सामने बैठ गए और आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब आगे की बात है कि नवाब साहब और खीरा। तो ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है नवाब साहब की। असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने कि लेखक ने क्या अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने ये सोचा होगा अकेले यात्रा करेंगे, लेकिन देखा कि कोई और आ गया है तो वो उसके सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से मतलब तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे।
कि नवाब साहब क्या करते रहे कि बाहर की ओर देखते रहे और स्थिति संभाल रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? आखिर नवाब साहब ने क्या किया, लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। लेखक ने जान लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं। नहीं साहब, आप ही खाएं। शुक्रिया किबला शौक फरमाएं? भी नहीं, आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, अब यहाँ पर देखें कि नवाब साहब ने क्या किया कि सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद में रखकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर खांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो बेटा पहले क्या था कि पहले कहते भी थे कि खीरा सरते काटिए मलिए तो नमक लगाए। तो वहाँ पे पहले क्या है कि खीरे की आजकल तो वैरायटी बहुत आने लगी है, तो इतने कड़वे नहीं होते खीरे। पहले क्या होता था कि खीरे को सिर से काटना पड़ता था, नमक लगा के मलना पड़ता था और उससे झाग निकलते थे। तो उसी टाइम की बात है ये कि नवाब साहब ने क्या किया, खीरे को काटा और उसको गोंद कर झाग निकाला और फिर खीरों को क्या किया कि बड़े ढंग से अच्छे से तौलिए के ऊपर रख दिया और इसके बाद उन्होंने उन फांकों पर जीरा मिला, नमक मिर्च बुरक दिया। उनकी भाव भंगिमा में से स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने लेखक से दोबारा खीरा खाने को पूछा, पर लेखक एक बार मना कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने फिर से मना कर दिया। और पेट कमज़ोर है, उन्होंने कहा कि पेट कमज़ोर है, अतः आप ही खाएं, और शुक्रिया कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से, अब क्या था, सतृष्ण यानी कि प्यासी आँखें से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी को घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो यहाँ पर क्या है, नवाब साहब अपनी अमीरी या अपनी खानदानी रईसी दिखाना चाहते थे लेखक को। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो यहाँ पे बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो कि जो नवाब साहिब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि खीरा उन्होंने काटा और उसके बाद खीरा काट के बाहर फेंकना, इसका क्या स्पष्ट हो रहा है कि वो ये अपनी नवाबी दिखाना चाहते थे, कि वो दिखाना चाहते थे कि किस तरह से वो मतलब इतने अमीर हैं और वो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को कुछ नहीं समझते। तो वो दिखाना चाहते थे
कि उनको ये लग रहा था, पहले तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि वो अकेले सफ़र करेंगे और कोई उनके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन जब देखा कि लेखक आ गए तो उन्होंने क्या किया कि खीरा खाना चाहते थे लेकिन उन्होंने काट के नीचे फेंक दिया, तो वो अपनी नवाबी दिखाना चाहते थे। फिर बिना विचार घटना के यदि और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, मैंने लास्ट में आपको बताया भी था। तो यहाँ पर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया, वो अकेले से, उनको लगा था कि अकेले सफ़र करेंगे लेकिन और कोई दृश्य सोचेंगे, कहानी लिखेंगे। जब उन्होंने अपने सहयात्री नवाब साहब को खीरा खाए बिना ही केवल सूंघने मात्र से ही डकार लेकर संतुष्ट होते हुए देखा तो उनके क्या है, ज्ञान चक्षु खुल गए और उनकी समझ में आ गया कि नए लेखक भी इसी प्रकार घटना और पात्रों की कल्पना मात्र से अपनी कहानी को पूरा कर संतुष्ट हो जाते हैं। तो वास्तव में कथानक से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार रचित कहानी ऐसी ही होगी जैसे बिना आत्मा के शरीर, वो ये कहना चाहते हैं इस बात के। और आगे यदि हम देखें इस चैप्टर में कि कहानी की पूरी एक क्वेश्चन आता है कि क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका है। तो सनक का अर्थ क्या होता है, धुन, और धुन का पक्का होना, लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक सनक होती है। वैज्ञानिक महापुरुषों और समाज सेवियों के ये बहुत से उदाहरण है कि जिनकी सोच क्या थी, सकारात्मक थी। एक है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो ये आपको बता दिया था कि सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने ये सोच के लिया था कि वो आराम से कहानी लिखेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपनी कहानी लिख सकेंगे। यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भर आया फिर भी उसने खीरा खाने से इनकार क्यों किया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो लेखक के मन में आया था, मुंह में पानी आ गया, वो खाना चाहते थे लेकिन उन्होंने इनकार इसलिए किया क्योंकि पहले तो नवाब ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था और अचानक उन्हें खीरे खाने के लिए आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त लेखक ने पहली बार जब खीरा को मना कर दिया तो वो दूसरी बार हाँ करने नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनका आत्मसम्मान नष्ट हो रहा था, तो इसलिए लेखक ऐसा नहीं चाहते थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा, नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद क्या किया और क्यों, कि नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद अपने हाथ और मुंह से कोई इस प्रकार पहुंचा मानो उन्होंने सचमुच में ही खीरा खाया हो, और इसके बाद वे लेट कर यह प्रदर्शित करने लगे कि मानो खीरा खाने से उनका पेट भर गया है और वो पूरी तरह से थक गए हैं। इसके बाद डकार लेकर उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि उनका वो तृप्त हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताना है तो लेखक सेकंड क्लास के खाली डिब्बे में चढ़े थे। उन्होंने ये देखा कि दूसरे बर्थ पे नवाब साहब बैठे हैं और लेखक को देखकर नवाब साहब ने प्रथम परिचय का कोई शिष्टाचार नहीं निभाया। उन्होंने लेखक से बात करने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने ये अपना अपमान सोचा और जवाब में लेखक ने भी नवाब साहब के सामने बर्थ पर बैठकर उन्हें अनदेखा कर दिया। और एक ये भी है, लखनवी अंदाज व्यंग्य किस सामाजिक वर्ग की ओर कटाक्ष कर रहा है। तो लखनवी अंदाज उस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष कर रहा है जो अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए सनकी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, जिस प्रकार नवाब साहब ने किया। तो समाज में वे उपहास का पात्र होते हैं। तो आपने पूरी कहानी में देखा कि नवाब साहब ने किस तरह से खीरा खाने की एक्टिंग की और बाद में उसे बाहर फेंक दिया। तो इससे क्या होता है, हंसी उड़ती है समाज में। एक नवाब साहब ने खीरों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के इस व्यवहार को उचित ठहराएंगे आप? तो ये बिल्कुल उचित नहीं था बेटा, यह बिल्कुल व्यवहार क्या था, अनुचित था, क्योंकि वह अपनी नफासत, नवाबी और तहजीब दिखाना चाहते थे और उन्होंने आम आदमी के समान
खीरे को खाकर नहीं बल्कि उसे सूंघ कर उसकी गंध और स्वाद की कल्पना की थी और अपना पेट भर लिया था। तो ये उनका क्या था, दिखावटीपन था, जो बिल्कुल ही गलत था। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब जो है कि पाठ हमें दिखाता है कि लखनवी अंदाज में नवाब साहब क्या है कि अपनी झूठी शान शौकत दिखाना चाहते हैं और किस तरह से वो करते हैं। एक है कि कीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो सनकों का उल्लेख कीजिए। देखो बेटा, ये बिल्कुल याद कर लेना कि खीरे के संबंध में नवाब साहब का व्यवहार उनकी सनक ही है, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कदापि नहीं करता। हम कहते हैं ना कि सनकी है वो, यानी कि थोड़ा सिरफिरा सा है। तो कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसा कभी नहीं करता कि वो खीरे को काटेगा, सूंघेगा और बाहर फेंक देगा। तो ये जरूरी नहीं कि सनक नकारात्मक हो, कभी कभी सनक सकारात्मक भी हो सकती है। हमारे देश की को स्वतंत्र कराने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको सनक थी। सनक क्या थी? देश को स्वतंत्र कराने की, देश को आज़ाद कराने की। तो वो सनक क्या थी? सकारात्मक सनक थी। और इसके लिए उन्होंने क्या है, अपने परिवार को और प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उनकी सनक क्या थी? सकारात्मक थी, जबकि नवाब साहब की सनक क्या थी? नकारात्मक थी, जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है या अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं सन की, उनको भी कहा जाता था, लेकिन उनकी सनक क्या थी? देश को स्वतंत्र कराने की, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। ऐसे लोगों को आज भी नमन करता है पूरा देश, पूरा भारतवर्ष। तो इस तरह से बेटा ये लखनवी अंदाज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। आगे हम चैप्टर करेंगे। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को। और साथ में यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर।